वक्त की रफ्तार। मेरी प्रॉब्लम यह है कि डैड मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। वो मेरी बात मानते ही नहीं। आपने क्या सोचा है? क्या सोचूंगा मैं निकिता? मुझे नहीं मालूम था कि डैड इस तरह से मेरे काम में रुकावट डालेंगे, मेरे अधिकार कम करेंगे। शायद ये बात नहीं है योगेश। तो फिर और कौन सी बात है? आज तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सारे फैसले मैं ही करता आया हूं। आज कौन सी नई बात है? फिर इस बार वो क्यों मेरे फैसले को रोक रहे हैं? कोई और बात हो सकती है। हो सकता है वो ये न चाहते हो कि मजदूरों से ज्यादा काम करवाया जाए। मुझे उनकी बात सही लग रही है। निकिता तुम भी। योगेश, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें उनका मेहनताना मिलना चाहिए। और उन्होंने हमारे साथ जो किया उसका क्या? आप अपनी बराबरी उन लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं? आपके संस्कार अलग है, शिक्षा अलग है, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो फिर आप उनसे कुछ क्यों मांगते हैं जिनके पास 2 रोटी और छत के सिवाय कुछ नहीं? ऑफिस का काम घर में कर रहे हो? हाँ, बात थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। अरे कल का पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, रात आराम के लिए होती है। सो जाओ। हाँ, आराम। मानसी पहुंच गई ठीक ठाक अहमदाबाद? हाँ, फोन आ गया था उसका। देखो, बात बदलने की कोशिश मत करो। कहो क्या मुश्किल है? क्यों फिक्रमंद हो तुम? कौन सा हिसाब कर रहे हो? मैं मदद कर सकती हूँ। मदद तो मैं योगेश ही करना चाहता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता। वो एक ही मुद्दे पे अड़ा हुआ है, अपनी मनमानी कर रहा है। अब तो उसको मेरी सलाह की जरूरत भी नहीं रही। ये तो क्या कह रहा है? वो समझता क्या अपने आप को? इतने सालों की मेहनत के बाद इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा सीख पाया हूं मैं, और वो समझता उसने सब कुछ सीख लिया। शांति से काम ले विजय। बा, उसे इतनी तमीज नहीं है, इतनी कर्टसी नहीं है कि वो अपने पिता के सामने आकर आमने सामने बात करे। लोगों को बीच में डालकर कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? मैं उससे बात करके देखूं? कोई फायदा नहीं। वो अपने घमंड को इस सब पर समझता है। रहना तो उसे इसी गलतफहमी के अंदर। इससे किसका नुकसान होगा बेटे? अब जो नुकसान होता होने तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। देखो योगेश, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, और जहां तक निकिता ने मुझे बताया, तुम्हारी परेशानी फाइनेंस है। एम आई राइट? एग्जैक्टली नितिन। लेकिन नितिन, उससे भी बड़ी परेशानी यह है कि डैड के साथ मेरा कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। देखो योगेश, तुम्हारी जो दूसरी परेशानी है उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी जो पहली परेशानी है उसके लिए मेरा ब्लैंक चेक हमेशा हाजिर रहेगा। थैंक्स नितिन, लेकिन मैं तुम्हारा फाइनेंस लेकर क्या करूंगा? ऐसा नहीं है कि प्रजासत्ताक में
फंड्स की कमी है, लेकिन मैं अपने इस नए पेपर का बजट ही बढ़ाना नहीं चाहता। देखो योगेश, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जानता हूं कि पेपर इंडस्ट्री के तुम बहुत बड़े माहिर हो। मुझे भी किसी नए बिजनेस की तलाश है। मैंने तुम्हारे नए पेपर की सारी फाइलें देखी हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर ये पेपर शुरू करें, हैं? नहीं नितिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे डैड मुझसे कितने भी नाराज क्यों ना हो, मैं प्रजासत्ताक कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं पला हूं, बड़ा हूं। प्रजासत्ताक मेरी जान है, मेरा स्वाभिमान है। मैं प्रजासत्ताक का कॉम्पिटिटर कभी भी नहीं बनूंगा। तो बताओ योगेश, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बस तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया, यही काफी है। योगेश, मैं जानता हूं तुम बहुत स्वाभिमानी हो। जिंदगी में किसी से कोई मदद मांगने का वक्त तुम पर कभी ना आए, लेकिन किसी दुर्भाग्य से वो वक्त आ गया तो पहला सम्मान तुम मुझे दे दो। दोस्त, ये मेरा तुमसे वादा रहा। क्या पढ़ रही हो बात? विजय, आज इतने बरसों के बाद मैंने ये अलमारी खाली की। ऐसे लगता है जैसे मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। ये देख, ये खत है जो विकी और योगी ने मुझे लिखे थे जब वो विलायत गए थे। कितने प्यारे खत थे। चलो अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और देख, जरा देख, ये है तेरे पिताजी की डायरी जिसमें वो अपने निजी ख्यालात लिखा करते थे। देख, ये क्या लिखा है? हाँ, प्रजासत्ताक एक प्रयोगशाला। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे मुझे ही याद नहीं था कि इसमें पड़ी हुई अलमारी में किताब है। ये तो बहुत जरूरी बात है, ये तो बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी। तो अब भी क्या देर हुई है, अब कर लो। हाँ, वक्त बदल चुका है बा। पता नहीं लोग इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर भी मैं कल ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाता हूँ और उनके सामने रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों बुलाई है। नहीं, इसमें सोचने की क्या बात है। हम जानते हैं इन सब पेपर बजट को लेकर जो बात डिले हो रही है वही बात होगी। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर मुझे मेरे पिताजी की एक डायरी मिली है
जिसमें उन्होंने प्रजासत्ताक के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस लिखी थी, जिनमें से काफी हद तक काफी सही हुई हैं। और उसी डायरी में उन्होंने अपनी एक इच्छा भी लिखी है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या लिखा है उसमें? मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे हाथ से एक पत्थर हट गया जो झरने के मुंह पर दबा हुआ था। पानी अपने आप बहने लगा और मैं जानता हूं एक दिन ये छोटा सा झरना एक विशाल महानदी में बदल जाएगा। कई शाखाएं होंगी इसकी, कई गांव, कई शहरों से गुजरेगा ये। कई होनहार लोग इससे अपना नाम रोशन करेंगे। इस छोटे से झरने का नाम मैंने प्रजासत्ताक रखा है, क्योंकि अंधेरे में मशाल बनकर ये हमारी प्रजासत्ताक के लिए लड़ेगा। एक सैनिक बनकर नागरिकों के हितों का रक्षण करेगा। मैं ये चाहता हूं जब ये पेपर बढ़ जाए तो इसकी एक शाखा ऐसी हो जिस पर इसमें काम करने वालों हर किसी का हक हो, हर कोई इसका मालिक हो। इसकी एक शाखा सबके सहकार पर चले और मैं जिन समाजवाद की राह पर चलना चाहता हूं, प्रजासत्ताक उसकी प्रयोगशाला बने। यह मेरी 3 अंतिम इच्छाओं में से एक है। कहिए, क्या राय आप लोगों की? जयशंकर साहब की इच्छाओं को पूरा करना हमारा फर्ज है। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई इमोशनल डिसीजन नहीं चाहिए। ये प्रपोजल मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों के सामने रखा है, और इसके साथ जो हमारे पेपर की बजट की प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। और मेरी भी इच्छा है कि पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी हो। अगर इस दोपहर के पेपर का नाम इंसाफ की जगह सहकार रख दिया जाए तो कैसा होगा? वो इसलिए कि हम इस पेपर को एक कोऑपरेटिव बेसिस पे चलाएंगे, जहां पे वर्कर्स की इन्वेस्टमेंट होगी, उनकी मेहनत, और बाकी सब कुछ होगा हमारा। और इस पेपर से जो भी प्रॉफिट होगा उसके हकदार सब लोग होंगे। कहिए, क्या राय आपकी? विजयराज जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। जिसको ये प्रपोजल मंजूर है वो अपना हाथ ऊपर उठाए। मिस्टर योगेश, आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं। आपकी राय पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। जी नहीं, शुक्रिया। मुझे नहीं लगता यहां मेरी सलाह की कोई जरूरत है या कोई कीमत है। नमस्ते। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आप जल्दी से सर्कुलर इश्यू कर दीजिए। दीनानाथ जी, क्या बात है जादव? दीनानाथ जी, देखिए ये क्या है? अरे आओ 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 भाइयों, ये देखिए हमारे लिए खुशखबरी है। हम सब मालिक बन गए दीनानाथ जी। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें लिखा है कि दोपहर का जो पेपर जिसका नाम इंसाफ था वो बदलकर अब सहकार कर दिया गया है, और ये जो पेपर है वो हम सब मजदूरों की सहकार पर चलेगा। मतलब हमारी मेहनत हमारी पूंजी होगी, और जो मुनाफा होगा उसके हकदार हम सभी होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस पेपर के मालिक सिर्फ विजयराज जी नहीं, बल्कि प्रजासत्ताक में काम करने वाले हर पत्रकार से लेकर हर चपरासी तक सभी मुनाफे के हकदार होंगे। हाँ। वाह वाह वाह, देखो भाई देखो, कितनी कद्र की है हमारी मैनेजमेंट ने।
मालिक वाह वाह, ये पेपर हमारा है। पेपर पहले भी हमारा था। आज फर्क इतना ही है कि उन्होंने हमें मालिक माना है। हाँ। अपनापन तो हमें पहले से ही था। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें और लगन से और मेहनत से काम करना चाहिए। सहकार से लेकर सहकार को चलाना है। याद रखो, हक उन्हीं को मिलता है जिन्हें अपना फर्ज मालूम है। बोलो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता एकता की ताकत। शांत हो जाओ योगेश, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है और गुस्से से मसले हल नहीं होते। क्या हल निकालना बाकी रह गया अब निकिता? बिजनेस ना हो गया, पागलपन हो गया। इस तरह से तो बिजनेस पर हमारी पकड़ ही खत्म हो जाएगी। मजदूर मालिक बनेंगे अब। वो जानते भी हैं कि मालिक होने का मतलब क्या होता है। हमारे बाप दादाओं ने तिनका तिनका करके इतना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश किया और डैड है कि वो अब कोऑपरेटिव पेपर चलाएंगे। ये समझ में नहीं आता क्या जरूरत है ये सब करने की। मगर आप ही तो कह रहे थे ये दादाजी की इच्छा थी। उस वक्त और था, माहौल अलग था। तब लोग सोशलिज्म और कम्युनिज्म की हवा में बह रहे थे। आज जबकि पूरी दुनिया पूंजीवाद पर भरोसा कर रही है, हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम कहां रह जाएंगे? हमें वक्त के साथ साथ चलना चाहिए निकिता, और मुझे यकीन है अगर दादाजी जिंदा होते तो वो भी यही करते। योगेश, मैं आपकी बात नहीं समझती, मगर पिताजी ने जो कुछ भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। वो आजकल बहुत ही भावुक हो गए हैं निकिता। दिन ब दिन उनके फैसले दिमाग से कम और दिल से ज्यादा होने लगे हैं। वो हर चीज को बहुत ही इमोशनली हैंडल करने लगे हैं, और बिजनेस इमोशन से नहीं दिमाग से चलता है निकिता। कभी कभी दिल में आता है सब कुछ छोड़ दूं। शांत हो जाओ योगेश। कोई कैसे शांत हो सकता है निकिता? कितनी मेहनत की थी मैंने इंसाफ के प्रोजेक्ट पर, उसके बजट पर। कैसे कैसे मैंने एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट किया, कैसे कैसे न्यूज प्रिंट जमा किए। सारी मेहनत बेकार हो गई। बेकार कहां हुई है योगेश? इंसाफ का नाम सहकार हुआ है। मुझे अब सहकार में कोई इंटरेस्ट नहीं है निकिता। बहुत पापड़ बेल लिए मैंने। अब सब कुछ उन्हें ही संभाल लेने दो जो अपने आप को मालिक कहते हैं। सब ठीक हो गए योगेश। इस तरह मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा। इंसाफ आपका था, सहकार आप ही का है। आपका दिल बहुत बड़ा है, अपना लीजिए सबको। विजय, जब से तुम ऑफिस से आए हो देख रही हूं चुप हो, उदास हो। आखिर क्या बात है विजय? ऐसी कोई बात नहीं है बा। नहीं पापा, कोई तो बात है। जब से आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई और योगी भैया उठकर चले गए, तब से आप खामोश हैं।
क्यों पापा? मैंने कहा ना मानसी, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय, तुम अपने परेशानियों को लाख छुपाए रखो, लेकिन बेटे मैं तेरी माँ हूं, तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ बेटे। योगेश के साथ कुछ अनबन होगी क्या? नहीं बाप। तो फिर क्या बात है, कुछ तो बता।